देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को आदर्श मानकर मैंने उनको पढ़ा। जब मैं पढ़ा तो मैं उसी दिन से बागी हो गया। कई मुकदमे आप पे दर्ज हैं। मुकदमे तो मैं पूरा बागी हूँ, बता रहा हूँ ना, इसलिए फिर मैं सड़क पे आ जाता हूँ। फिर मैं नहीं देखता हूँ क्या संपत्ति हो रही है। मेरी छोटी उम्र में, ये मेरे 18-19 साल की उम्र का है ये सब कारनामे जो बता रहा हूँ। बम फोड़ दिया हो देश की संसद में तो पटरियां कैसे नहीं उखाड़ूंगा उनका, अगर मैं अनुयायी हूँ तो। बोलता नहीं हूँ, चटापट्टी भी कर देता हूँ। अगर किसी को कुछ करना है और पूरा दिमाग बुद्धि लेनी है, बौद्धिक विकास करना हो, तो उसको जेल जाना चाहिए एक बार। और मैं गया हूँ अब तक 16 बार। हाँ, तो मैं तो पुरस्कृत होना चाहिए। सबको गले लगाऊंगा। जो दीन दुखी है उसका ठिकाना मुखिया गुजर है। हम लोग मेरठ से लगातार कवरेज कर रहे हैं और मेरठ के तमाम बड़े भाजपा के और दूसरे पार्टियों के भी नेताओं से मिलवा रहे हैं। कल आपने देखा पश्चिमी यूपी के एक बड़े नेता से हमने आपको मिलवाया, फिर हमने प्रदेश लेवल पे एक बड़े नेता से आपको मिलवाया, और आज देश के दबंग गुर्जर नेता मुखिया गुर्जर जी आज हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि ज़िंदगी में उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी और वर्तमान में वो आगे कोरोना की लड़ाई और वर्तमान में आगे की लड़ाई कैसे लड़ना है। मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमयू टीवी पे। आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। देश की राजधानी दिल्ली में दलूपुरा गांव है, वो मेरी जन्मस्थली है। 23 अगस्त 1970 को मेरा जन्म हुआ। अच्छा, जन्म आपका दिल्ली में होता है, राजनीति आप यूपी की करते हैं। बस मुझे दिल्ली में तो राजनीति है ही नहीं, और इस नाते मुझे देश और राष्ट्र की खातिर समाज हित में मुझे अपने महापुरुष और क्रांतिकारियों के आदर्शों पर चलकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी थी, इसलिए मैंने उस क्रांति धारा को चुना। गुर्जर आंदोलन की बात करें तो गुर्जर आंदोलन को मौके तक पहुंचाने वाले और रेल की पटरियां उखाड़ने वाले नेताओं में आपकी गिनती होती है। जब देश में, मतलब प्रदेश में ही नहीं देश में, जब एक गुर्जर नेता की बात आती है तो सबसे पहले नाम आपका लिया जाता है। ऐसा क्या क्या किया आपने जो इस कदर गुर्जर आपसे इतना प्रेम करते हैं? मेरे जीवन की शुरुआत देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क में अपना जीवन व्यतीत घुमंतु यायावरी का जीवन जीने वाले वन गुर्जरों के मुद्दे को लेकर के स्टार्टिंग हुई थी। मोहंड जो देहरादून से स्टार्टिंग में जो पड़ता है, मोहंड से मैंने आंदोलन शुरू किया था 1993 में। तो वो मैंने उन लोगों को पशुओं सहित देश की लोकसभा संसद भवन तक उनको लेके पहुंच गया था, जब बहुत छोटी उम्र थी हमारी, और राजघाट पे धरना दिया। तो उन लोगों के आज उनको हमने जगह दिलवाने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, पैदा आप दिल्ली होते हैं, राजनीति यूपी की करते हैं या पश्चिमी यूपी की करते हैं और उत्तराखंड में आंदोलन चलाते हैं। उस समय उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था, जब ये यूपी था, उत्तर प्रदेश में ही था। लेकिन कहीं भी हो, मैं राजस्थान में तो मैंने 6 बार जेल काटी है आंदोलन में। मतलब अन्याय और अत्याचार, मैंने बताया ना। देखो, इस मेरा बेस समझो पहले। मैं इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को आदर्श मानकर मैंने उनको पढ़ा। जब मैं पढ़ा तो मैं उसी दिन से बागी हो गया। मैंने अपना घर छोड़ दिया छोटी उम्र में ही, और मैं संघर्ष के रास्ते पर निकल गया। मेरे आदर्श शहीद विजय सिंह पथिक, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये मेरे आदर्श हैं। तो भगत सिंह ये कहते थे कि आप अपने देश की रेल की पटरियां उखाड़ दो। जो भगत, जिसने बम फोड़ दिया हो देश की संसद में, तो पटरियां कैसे नहीं उखाड़ूंगा उनका, अगर मैं अनुयायी हूँ तो। आप पे इतना गुस्सा है कि आप कोई भी आंदोलन को लेकर व्यवस्था के नहीं, अगर भारतीय संपत्ति की बात करें, भारत सरकार की संपत्तियों की, तो आंदोलन इतना उग्र कर देते हैं कि रेल की पटरियां, दफ्तरों में आग, किसी चीज़ से आप पीछे नहीं हटते। देखो, जहाँ तक भारतीय संपत्ति की बात है, मेरा ये मानना है कि ये हमारे लोकतंत्र की आस्था का मंदिर है। ये जो जहाँ सदन होता है, देश की बड़ी पंचायत घर, जहाँ पर लोगों के विकास की नीतियाँ बननी चाहिए, जहाँ से क्रियान्वयन होता है कार्यक्रम। लेकिन ये साजिशों के अड्डे मुझे ज़्यादा नज़र पड़ते हैं। किस तरह की साजिश? साजिश, षड्यंत्र, यानी कि जातियों के आधार पर भेदभाव करना, मजहब के आधार पर भेदभाव करना, या अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव करना। तो इस वजह से मैं बगावत मेरे अंदर है, बगावती तेवर मेरे आ जाते हैं बाहर निकल के। आप जो कह रहे हो संपत्ति सत्य, जब 14 मापदंड ये कहते हैं कि इन मापदंडों को जो समाज पूरा करेगा
उनको हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। तो वन गुजर यायावरी जीवन जी रहे हैं, उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। जब दिल्ली से मुखिया गुजर जाता और उनको बच्चों सहित पशुओं सहित संसद भवन बैठता, तब उनको पथरी में हरिद्वार में तो प्लॉट मिलते हैं, आवास मिलता है उनको रहने के लिए। तो आज भी फिर मैंने उसके बाद 11 अगस्त 1997 को मैं जाकर के पहुंच गया पार्लियामेंट पे इन लोगों को लेकर के, या जो ये भी बेचारे घुमंतु जीवन जी रहे हैं, जो गाड़ियाँ लुहार राजपूत हैं, ये आज इनको हम लोग भुबलिया कहते हैं। कोई इनको बहुत निम्न स्तर का समझता है, जबकि ये छत्री हैं, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनके साथ देश को आज़ाद कराने की सौगंध लेके चले थे। तो ये मुझे अन्याय और अत्याचार जो है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए फिर मैं सड़क पे आ जाता हूँ। फिर मैं नहीं देखता हूँ क्या संपत्ति हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं ये नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये समाज पीड़ित क्यों है, ये उपेक्षित क्यों है। तो मतलब आग लगाना, किसी को धमकाना या पटरियाँ उखाड़ना, मतलब आप इसको गलत नहीं मानते? देखो, मैं सामाजिक स्तर पर मेरी आज तक एक जगह भी कंप्लेंट नहीं है कि मैंने किसी समाज के आदमी को, किसी भी वर्ग को। कई मुकदमे आप पे दर्ज हैं। मुकदमे तो मैं पूरा बागी हूँ, बता रहा हूँ ना। मुकदमे तो मेरे पास ढेरों दर्ज हैं, मुझे परवाह नहीं है। जो मेरे अनुयायी हूँ, जिनका मैं अनुयायी हूँ, मेरे पूर्वजों के ऊपर मुकदमे ही तो थे। इस देश की आज़ादी की क्रांति की जोत जिसने जलाई, मैं उसका बेटा हूँ, कोतवाल धन सिंह का। तो फिर मुकदमे नहीं लगेंगे जिसका पूर्वज फांसी के उस पर फंदे पर लटक गया हो देश को आज़ाद कराने के लिए? तो मैं डरता हूँ क्या मुकदमों से? निडर होके आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल। मेरा डरने का क्या मतलब? मुश्किल कोई आन पड़े तो डरने से, डर जाने से क्या होगा? जीने की तरकीब लिखाड़ो, मर जाने से क्या होगा? तो कहने का मकसद ये है कि अब उसके बाद मैंने वहाँ से स्टार्ट की, फिर देश की राजधानी के अंदर कि भाई आप पशुओं को बाहर निकालो। किस लिए? भाई गोबर बहुत ज़्यादा है और गंदगी फैलती है नालियों में। जिनके खेतों में दिल्ली आबाद है उन्हीं को बाहर निकालने की हो गई। 21 मार्च 1994 को मैं उनकी गाय भैंसों को लेकर के पहली विधानसभा गठित हुई 1994 जनवरी में, और मैंने उद्घाटन किया भैंसों को बांधकर वहाँ। और आज वहाँ पर जो है पशुपालक मज़े से हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। मैंने कहा इनको स्थायी रूप से आप वो दीजिए, डेयरी कॉलोनी बसाइए। तो वहाँ उनसे नहीं हुआ, तो आज भी वहाँ पर अपना गुजारा हो रहा लोगों का। उसके बाद फिर मैं राजस्थान चला जाता हूँ। राजस्थान में मैंने नारा दिया, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। उसके पीछे क्या मतलब था कि जो अगड़े समाज के गरीब लोग हैं, भाई इन लोगों को भी राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने का अधिकार है कि नहीं? तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने वहाँ राजपूतों को, ब्राह्मणों को, कायस्थों को, इनको सबको एकत्रित किया। लेकिन उससे पहले नीदरलैंड से गोबर आयात हो रहा था 94 के अंदर। बताइए कितना भ्रष्टाचार। जब कांग्रेस की सरकार थी, बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे। मेरी छोटी उम्र में, ये मेरे 18-19 साल की उम्र का है ये सब कारनामे जो बता रहा हूँ। अभी तो मैं 50 का भी नहीं हुआ हूँ, अभी तो पता नहीं क्या क्या करने वाला हूँ, देखते जाओ। इस देश के अंदर युवा जाग नहीं रहा, युवा गुलाम और पिछलग्गू बनता जा रहा है। मेरा दर्द ये है बस। मतलब आप गुजरों की राजनीति करते हैं, सर्व समाज की राजनीति? नहीं, गुजर जाति मतलब वाद से मैं बहुत ज़्यादा खिन्न रहता हूँ। मेरे अंदर कोई जाति का भेद नहीं है, कोई मजहब का भेद नहीं है, कोई वर्गीकरण या कोई गरीब अमीर कोई फर्क नहीं है। मैं सर्व समाज का सम्मान करता हूँ, सबको गले लगा के चलता हूँ। इसलिए मेरे जाति, मैं नाम के आगे जाति लिखता हूँ, अपने नाम के आगे। उसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी जाति के लिए, जाति की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाति के लिए लड़ जाता हूँ। जहाँ दूसरे समाज पे अत्याचार है मैं वहाँ उसके लिए लड़ जाता हूँ। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की भीड़ रहती है। मतलब सबको गले लगा? सबको गले लगाऊंगा। जो दीन दुखी है उसका ठिकाना मुखिया गुजर है। आप भाजपा के खिलाफत भी कर देते हैं कई चीज़ों में, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को कुछ भी कह देते हैं, ऐसा क्यों? देखो, एक भी रिकॉर्ड नहीं पाएगा जहां मैं भाजपा के खिलाफ कुछ भी कह देता हूं। अपनी पार्टी के कहीं रिकॉर्ड नहीं। आप लाओ दिखा दो, कोई दिखा दो। मेरे शुभ चिंतक बहुत हैं यहाँ, वो मुझे कोई रिकॉर्ड। मैं प्रशासन, देखो शासन का मतलब है मेरी पार्टी का शासन। शासन का प्रतिनिधि होता है प्रशासन। अगर प्रशासन कोई कार्य करेगा उससे लोगों को दिक्कत हो रही है और वो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो उससे मेरा शासन बदनाम होगा, शासन बदनाम होगा, मेरी पार्टी बदनाम होगी। इसलिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन वो मैं प्रशासन के लोगों के खिलाफ बोल देता हूँ। बोलता नहीं हूँ, चटापटी भी कर देता हूँ। आप थोड़ा सा कम आका आपने, लेकिन उसके लिए मेरे पे मुकदमे लगते हैं। तो मेरा जो आराम गाह है वो जेल है।
मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर देश में आपको भी कुछ बनना है ना, जिसको कुछ करना हो तो एक बार जेल जरूर जाना चाहिए। मेरा ये मानना कि हर प्रत्येक नागरिक को एक बार जेल जरूर जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ। तो 157 में आपका मतलब है आप जेल आपको जीवन का सच्चाई सिखा देगी कि जेलों में जाके पता चलता है कि कितने लोग आप वहाँ जो असली अपराधी होता है वो तो ये पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो आपका कहना ये है हर युवा को एक बार जेल जाना चाहिए? एक बार जो जेल चला गया वही देश का कर्णधार बन जाएगा। पर आपकी इस बात से क्राइम रेट बढ़ सकता है भारतवर्ष में? नहीं, क्राइम करके क्यों जाओगे? चटापटी करो, बस ट्रेनिंग लेने के लिए जाइए, क्या हो गया इसमें? क्या क्राइम है? क्योंकि आपको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। हाँ, अगर आपकी ये बात जाती है तो माध्यम इसको आप चलाओ। अच्छा ठीक। हाँ, अगर किसी को कुछ करना है और पूरा दिमाग बुद्धि लेनी है, बौद्धिक विकास करना हो, तो उसको जेल जाना चाहिए एक बार। और मैं गया हूँ अब तक 16 बार। 16 बार? हाँ, तो मैं तो पुरस्कृत होना चाहिए। तो कौन कौन सी जेल देखी आपने? मैंने राजस्थान में गया, मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी पार्टी के सत्ता में रहते हुए, और अपनी पार्टी से ही लड़ रहा था वहाँ। भाजपा से? हाँ ठीक। और पार्टी में ही था। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि इनको राजपूतों को, ब्राह्मणों को, त्यागियों को, कायस्थों को, इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो 10%। वो अब हो गया। ये मेरी लड़ाई स्टार्ट की हुई थी 19 अप्रैल सन 2000, डेट इसको लिख लेना। राजस्थान के और पाली से स्टार्ट किया था मैंने, और वहाँ मेरी बहुत बड़ी बड़ी रैली हुई, मैं चीफ गेस्ट में होता था वहाँ। अब मिल गया उनको 10%। आप पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि आप दारू पी के और... मैं दारू पी के? अच्छा, नहीं आपने कहा ना दारूबाज। वो दारूबाज है कर्नल किरोड़ी। मैंने आज तक अंडा, मीट, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाया। मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी से लगता हूँ कि मैं शायद, हाँ, लेकिन मेरे युवा मुझे फॉलो करते हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी से भी और आपके गुस्से से भी लगता है। हाँ, कि मैं पियक्कड़ होऊंगा। मैंने आज तक, आप हैरान हो जाओगे, मुझे ये नहीं पता पान का स्वाद क्या होता है। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा कुछ टाइम पहले और लोगों ने भी देखा, काफ़ी वायरल हुआ। उसमें आप गौ माता की सेवा करते नजर आए। हाय 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 हाय, गाय, आपने क्या जिक्र कर दिया। देखो, गऊ और बहू जिस घर के अंदर है, ये जो आजकल रोज जो अलग अलग कोर्ट खुल गए, पता आपको? ये जो तलाक के सबसे ज़्यादा, आप मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, तो उनके यहाँ तलाक की व्यवस्था है। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा, तो उनके यहाँ डिवोर्स की सुविधा है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का ये देश है। मुझे ये बताइए कि हिंदुओं में कौन सा शब्द है जो पति पत्नी के संबंध को अलग हटाने वाला हो? एक बता दो, कोई पढ़ा लिखा ये आप बताइए। कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, हमारे शास्त्र हैं, वो ये कहते हैं कि जिस घर में गऊ और बहू है वो घर हमेशा तरक्की करेगा। तो मैं गौ सेवक हूँ। मेरे घर में गिर देसी गाय हैं, साहिवाल है और देसी। मेरा बेटा ये बैठा है कन्नू पटेल, ये कन्ना पटेल, जो ये मेरे साथ कितना सा अभी 7 साल का है, लेकिन ये भी गाय को सेवा करता है। अच्छा। रोज़ उठ के पैर छूते हैं हम दोनों बाप बेटे। तो हम गाय की भी सेवा करते हैं। हम एक सच्चे क्षत्रिय को ब्राह्मण, गाय, स्त्री और कवि, इनका सम्मान करना चाहिए। मैं इन चारों का करता हूँ। हमारे मेरठ का दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए, सत्ताएं आई गई, नेता बदले, पर सिवाय टोल प्लाजा है एक जो देहरादून दिल्ली बाईपास पे पड़ता है। अच्छा, पिछले 10 सालों से लोगों की समस्या रही है और हमने भी देखा, हमने उसे कवर भी करा ग्राउंड लेवल पर। वहाँ पर क्या होता है कि 1-1 घंटे के जाम लगते हैं, पर विधायकों पे अच्छा पैसा पहुंच जाता है या मंत्रियों पे पहुंच जाता है, जो एम्बुलेंस से फंस जाती हैं। तो जब आप इतना बड़ा आंदोलनकारी हैं, एक आंदोलन इस सिवाय टोल प्लाजा को लेकर भी होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग रोज़ाना वहाँ से गुजरते हैं और वो समस्या, एक मुख्य मार्ग वही है जो दिल्ली को जोड़ता है, हरियाणा, राजस्थान, पूरे उत्तराखंड को। और आपने कई बार देखा होगा, अभी पीछे किसान की मौत का मामला था, कई मौतें ऐसी हुई और कई मौतें एम्बुलेंसों में ही हो जाती हैं और खबर चलती हैं, बंद हो जाती हैं, पर आज तक उसका कोई भी फैसला नहीं निकल पाया। और लोगों ने बहुत वादे किए, विधायकों ने करे, नेताओं ने करे, प्रशासन ने करे, पर आज भी समस्या वहीं की वहीं अटकी हुई है। फास्ट ट्रैक को लेकर वादे ये होते हैं कि 1 मिनट में गाड़ी निकल जाएगी, पर घंटों घंटों जाम लगता है। अगर आप इतने बड़े आंदोलनकारी हैं, मेरठ की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर आज आप इस समस्या को मान लें तो रोज़ाना कम से कम 5 लाख लोग जो आने जाने वाले हैं, उन्हें हल मिल जाएगा इस समस्या का।
देखो ये शासन नीति की वजह से ये सब चीज़ें जब लगती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ का वो सब फिर वही खिलाफ जाता है कि भाई ये तो शायद पार्टी विरोधी ही है। इसलिए फिर दूसरी बात यह है कि मुझसे आज तक किसी ने इस बारे में कहा नहीं। मेरे से जो समस्या, अगर मेरे से लोग आवाज़ मारते हैं, मैं उन्हीं लड़ाइयों को लड़ता हूँ। लेकिन अब आपने ये बात कही है तो मैं इस पर गौर करता हूँ क्या है। एक मेरा मुद्दा और है जो मेरा यहाँ का दर्द है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के लगभग हो चुकी है जी। और इतने बड़े राज्य, यानी कि दुनिया के 105 छोटे देश हमारे राज्य से छोटे हैं। दुनिया के 105 देश हमारे राज्य से छोटे हैं। और अगर देखो तो यहाँ से हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद तो दूर पड़ेगा और इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का जो है वो नज़दीक पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे कर्णधारों को, हमारी सरकार को, क्योंकि मोदी और अमित शाह है तो मुमकिन है, इस नाते मैंने एक आवाज़ उठाई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिले यूपी से काट कर और इधर दिल्ली को मिला करके एक अलग राज्य बना दो जिसका नाम हो ग्रेटर दिल्ली। तो आप मेरी इसको आवाज़ को ज़रूर पहुँचाइए कि मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। एक में जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या का विस्फोट इस कदर हो रहा है कि उसकी वजह से सारे साधन संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। आजकल मैंने ये 2 आंदोलन चल रहे हैं जनहित में, तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। बाकी मेरी पार्टी के से मैं कभी अपने खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आदर्श, मेरे नेता हैं नरेंद्र मोदी। 2 बार लोकसभा भी चुनाव लड़ चुका हूँ, पता है कि नहीं आपको? मैं देश में सबसे कम उम्र का, यानी 25 साल की उम्र में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुका मैं, जहाँ बैठे हो। और विधानसभा भी लड़ा मैंने। और राजस्थान में बहुत बड़े आंदोलन हुए मेरे, दिल्ली में आंदोलन हुए, गाज़ियाबाद की भी जेल काटी, आप जेल पूछ रहे थे, मेरठ की भी जेल देखी है, दिल्ली की तिहाड़ देखी है। मेरे तो जब आंदोलन कभी मैं लेता हूँ तो पहले ही कमरा बुक करवा देता हूँ जेल के अंदर। उसको वो बोलते हैं, जो जेल में होते हैं वो चक्की बोलते हैं उसको। मैंने कहा भाई एक चक्की बुक रखना ज़रा, मैं आ सकता हूँ। हाँ, तो चूँकि इन महापुरुषों को के नामों को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है बाबू कि यदि आप अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो उसके लिए अगर आप चुनाव लड़े, चुनकर गए हो, तो सदन में आवाज़ उठाओ। और अगर आप चुन कर नहीं, जैसे मैं चुनाव हार गया, 2 बार पार्लियामेंट हारा, विधानसभा हारा, तो फिर सड़क पे आवाज़ बुलंद उठनी चाहिए। जो चैन से बैठ गया वो साइड हो गया। राजनीति चलती का नाम गाड़ी है, जब तक आप चल रहे हो तो जिंदा हो, वरना अच्छे खासे को। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन चूंकि मेरा बेटा देश में सबसे छोटी उम्र का जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, तो मुझे अब राजनीतिक जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये बीत गया। ये नहीं पता, जब तक देश की पंचायत घर में नहीं पहुँचूंगा रुकने वाला नहीं हूँ। तो एक एक घर तक, देश के एक एक घर तक पहुंचने का मतलब आपका जो आपने ठानी है, तो अब आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि कोरोना काल अब मतलब एक कोरोना में मैंने बहुत आराम किया, गौ सेवा बहुत की है, और गौ सेवा में मुकदमा भी लग गया। मैं गऊओं को, भूखी गऊओं को चारा खिलाने जा रहा था, हमारे ही शासन में, प्रशासन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा। हालांकि वो मेरे ऊपर से मेरी पार्टी के नेताओं ने बहुत मदद की, तो वो उनको जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और उनको लाइन हाजिर होना पड़ा। मेरे ऊपर से मुकदमा भी हट गया। अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैंने फिर ऊर्जा अर्जित कर ली है, फिर सड़क और सदन पे फिर आवाज़ उठाने की तैयारी कर ली है। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अपनी पार्टी को और अपने झंडे को मजबूत करेंगे। मोदी और योगी के नेतृत्व में फिर एक नया भारत और एक नया निर्माण, नई क्रांति का आगाज़ करेंगे मेरठ से, जो हमें ग्रेटर दिल्ली की बात करिए। अच्छा, एक आपने संस्था बना रखी है अपनी, पथिक सेना। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? पथिक जी विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी थे, और मैं राजस्थान में ही 1993 में चला गया था। तो मैंने वहाँ पढ़ा कि राजस्थान का निर्माण करने वाले, जैसे देश का निर्माण किया सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे ला के, तो इसी तरीके से राजस्थान का निर्माण विजय सिंह पथिक ने किया। तो मैं चूँकि मैंने बताया ना कि महापुरुषों के, तो मैंने क्रांतिकारियों का एक संगठन तैयार किया पथिक जी के नाम से, पथिक सेना। तो उसी पे मैं सबके पुण्यतिथि और जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करता रहता हूँ। कितने राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं आपकी सेना में? मेरे राज्यों में देखो, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, 6 राज्यों में। संख्या की बात करें तो कितनी संख्या में लोग होंगे? लोग तो फिर लाखों में हैं,
तो जो सक्रिय कार्यकर्ता हर ज़िले में, मतलब मेरे पास यहाँ मेरठ के अंदर भी हर ज़िले के अंदर मतलब मेरे पास हज़ारों की संख्या में है। 3 सितंबर 2006 को वहाँ रेल की पटरी नहीं खुदी थी क्या? हाँ, उसमें हिंडौन, आप बताइए, टोंक, राजस्थान की टोंक जेल में मुझे इन्होंने भेज दिया, पाकिस्तान के बॉर्डर पे बालोतरा जेल मैंने काटी, और जयपुर की सेंट्रल जेल में मैं रह लिया, अलवर की जेल में मैं रह लिया, बहरोड जेल में मैं रह लिया। तो बताओ और मैं क्या करूं? बिना पद के इतना सा भांज रहा हूँ। मेरे लिए एक बात से डरता हूँ सिर्फ मैं, मेरे लिए कोई भ्रष्टाचारी कह दे तो उससे बड़ी गाड़ी कोई नहीं। मुझे कोई ये कह दे मैंने आज तक किसी के साथ चिटिंग फिटिंग कुछ करी हो, लेवामारी करी हो, झूठ बोला, ये सब मेरे से नहीं होता, बनावटी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने महापुरुषों के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। मतलब गांव के जुड़े नेता हैं और गांव, मुझे अपना, मैं ये चाहता हूँ ये जो गांव, ये जो शहर हैं, ये गांव से ही निकले हुए लोगों का ये बनाया हुआ अब जो आबादी है उसको शहर बोल देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर गांव में ही आप तमाम सुविधाएं दे दो तो फिर ये भीड़ इतनी बढ़े ही नहीं। जो अव्यवस्था शहरों में आके जाम की व्यवस्था और दुनिया भर के रोजगार की दिक्कत है, गांव में दे दो ना। बिजली 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल रखा, अब हो रहा गांव की ओर। तो गांव मजबूत होने चाहिए। एक मैं पर्यावरण का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं धरती माँ के श्रृंगार करने में बहुत आस्था रखता हूँ। धरती माँ, कई वीडियो आपकी वायरल होती हैं कि आप सुबह सुबह लग जाते हो 4 बजे उठते हो। हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में भी दर्शकों को, वो मैं बता रहा हूँ ना कि इस सबको, प्रत्येक लोगों को भी ये करना चाहिए। जितने मॉडिफाई हो रहे हैं ना, ये जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले लोग हैं, वही बहुत जल्दी जा रहे हैं इस दुनिया से। कभी सोचा था ऐसा भी कोई काल आएगा पूरी दुनिया एकदम बंद हो जाएगी? हाँ, सारी दुनिया, बस ये तो ऊपर वाले की लाठी है जिसमें, देखो ये ऊपर वाले का इशारा है। और जो समझ गया वो तो बच गया, जो नहीं समझेगा उसे जाना पड़ा, चला जाएगा। जाना सबको, लेकिन समय से जाओ ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जीवन जो है वापस, ये जो युग बदलता है ना, तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद अब दुनिया फिर वापस वहीं आ लेगी। और पर्यावरण के लिए मैं कह रहा हूँ प्रत्येक लोग, आज की बात है आज, और जो गायों को नहलाया था आज कौन से पानी से हमने नहलाया? हमने स्विमिंग पूल, उधर देख के स्विमिंग पूल जो हमारा गंदा पानी हो रहा था, हमने उससे ही नहलाया यानी गायों उस को। पानी को अगर हम नीचे बहा देते तो वो वेस्टेज होता। तो गाय हम रोज नहलाते हैं पाइप से। तो मेरे बेटे ने क्या कहा, कन्ना पटेल ने, कि पापा जी हम इसको साफ करना है स्विमिंग पूल को, तो इस पानी का यूज हम कहाँ लें? मैंने कहा बेटे ये गायों का फर्ज, गाय माताओं की सफाई भी हो जाएगी और उनको भी जिस पानी से हम नहा रहे हो तो गाय माता भी नहा सकती। तो आज मेरे बेटे ने मेरे साथ लग के, और जो हमारे कर्मचारी थे, गायों को उन्हीं पानी से, उस पानी का यूज हमने वहाँ कर लिया, वरना हमको अलग से पानी खर्च करना। मैंने ये कहना चाह रहा हूँ देश के लोगों को, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप पानी, जल बचाओ, पौधा लगाओ और पर्यावरण की सुरक्षा करो, तो प्रकृति से आपका संबंध मजबूत हो सकता है। धरती माँ का श्रृंगार जितना होगा, हमारा जीवन उतना ही खुशहाल होगा। इसलिए प्रत्येक लोगों को आना चाहिए इस क्षेत्र में। ये सरकारी ड्यूटी नहीं है कि भाई हर चीज़ का सरकार तो आपको, अगर आपको चिट्ठी भी भेजेगी उसके भी जो तनख्वाह लेती है, ये लोगों को ये नहीं पता। अगर आपको पानी भी भेज रहे हैं उसकी भी तनख्वाह लेते हैं वो। हम लोग हैं MP MLA, क्या समझते हो? MP MLA आपके गांव तक सड़क भेजने की भी तनख्वाह खाते हैं। उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है सिर्फ इसी काम के लिए कि आप नागरिकों को ये सुविधाएं मुहैया कराइए, उसके पैसे मिलते हैं। किस बात का एहसान है भाई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुद स्वावलंबी बनिए। इसलिए युवाओं को तो आगे ही आ जाना चाहिए। और ये छोड़ दो अब ये जो AC का कल्चर, खुले में आ जाओ, बड़े बड़े घरों में आ जाओ, ये जो कल्चर है ना, ये नीचे ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी, ये कबूतर खाने जो है, ये वो बस इनमें ना पड़ोसी किसी को नहीं जानता। तो ये क्या हो रहा? समाज टूटता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, मेरा घर है, हम 16 भाई हैं, 4 पिता हमारे हैं, 4 मेरी माँ सगी बहन है, उनके हम 16 बेटे। आज भी देश की राजधानी में इकट्ठा एकत्रित रहते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार है, एक घर में रहते हैं। जो संयुक्त परिवार में रहेगा उस पर कोई आपत्ति, कोई विपदा आ नहीं सकती, ये मुखिया गुजर का वचन है। और जो एकल परिवार में रहेगा वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता, ये मेरा इस बात का ऐलान है।
तो इसलिए एकल परिवार छोड़ो, संयुक्त परिवार में रहो, प्यार से रहो और द्वेष भावना छोड़कर विकास की डगर पे चलने के लिए अपने प्रतिज्ञा लो। और ये जो कोरोना के बाद जो नया जीवन स्टार्ट करो धरती माँ के श्रृंगार के लिए। अच्छा, यदि कोई युवा आपकी सेना से आपके साथ जुड़ना चाहे, वो किस तरह जुड़ सकता है? सिंपल सी बात है, वो संपर्क करे हमें और 10 रुपये की रसीद काट करके वो मेंबर बन जाए। 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। मेरी तरह दबंगई में चाहे 200 दर्ज मुकदमे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जनहित में जी। अगर वो लड़ता हुआ। लेकिन जो क्रिमिनल होगा वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि गुंडई में और दबंगई में अंतर है, ये मैं जानता हूँ। तो इस नाते जो समाज सेवा करना चाहता हो, बहन बेटी आओ, हम नारी शक्ति सम्मेलन करते हैं। तो मुखिया जी आज हमारे साथ थे और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ क्रांतिकारी नेता का। और मैं मतलब भगवान से दुआ भी करूँगा कि इतना क्रांतिकारी नेता संसद में मौजूद हो, ताकि हम लोगों को, आम जनता को फ़ायदा मिल सके। हम जब तक मेरठ हैं, मेरठ के प्रतिभाशाली लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। मुखिया गुर्जर जी वो चेहरा है जो प्रदेश ही नहीं, देश का बहुत बड़ा गुर्जर चेहरा है। मैं शुक्रिया कहता हूँ उनका, उन्होंने समय दिया।